Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. सो लास्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। हमने ये भी बात किया था कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। और हमने, आपको अगर याद होगा तो इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था कि स्पीशीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कितने अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, और उनके बारे में हमने डील भी किया था, थोड़ा थोड़ा बात भी किया था। तो चलिए एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि स्पीशीज़ कितने टाइप के होते हैं। स्पीशीज़ कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के स्पीशीज़ होते हैं, राइट। पहला क्या होता है? नॉर्मल स्पीशीज़, देन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, देन क्या होता है? रेयर स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, फिर एंडेमिक स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये सब क्या हो गया? स्पीशीज़ के टाइप्स हो गए हैं। आपके एग्जामिनेशंस में आपको ये ज़रूर आ सकता है कि व्हाट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, नेम सम एंडेंजर्ड स्पीशीज़, या फिर एक्सप्लेन अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एंड व्हाट आर द स्पीशीज़ दैट हैव एक्सटिंक्टेड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो जा रहा है, जो हमने पढ़ा कि ये एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं जो स्पीशीज़ वगैरह, वो क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है, आज हम इस बारे में डील करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है? वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फ्यूल, फॉडर, ये सब किस चीज़ से मिलता है? ये हमें फ्लोरा स्पीशीज़ से मिलते हैं, राइट। और फ्लोरा स्पीशीज़ क्या होता है? प्लांट स्पीशीज़। तो ये सब क्या होता है? प्लांट स्पीशीज़ से मिलते हैं। अब अगर एक प्लांट या कुछ प्लांट से इतने सारे चीज़ आने लगे तो वो एक्सटिंक्ट तो होंगे ही ना। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि जो स्पीशीज़, जो प्लांट्स को ले रहे हैं, जिस प्लांट से हम ये मेडिसिन बना रहे हैं, रबर बना रहे हैं, डाइज बना रहे हैं, ये सबको अगर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है रेलवेज, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। नाउ अब रेलवेज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स, क्यों, आप अगर कभी भी रेलवे ट्रेन्स में बैठे होंगे, मैक्सिमम जन तो ज़रूर बैठे होंगे ट्रेन में, राइट। और खिड़की के सामने अगर आप बैठे हैं और आप बाहर की तरफ देख रहे हैं तो आपको ये लगता होगा ना कि कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, फॉरेस्ट दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो फॉरेस्ट, ये जो रेलवे ट्रैक्स फॉरेस्ट के बीच में जा रहा है, उसके लिए कितना फॉरेस्ट को कितना कट किया होगा, कितने ट्रीज कट हुए होंगे उसके लिए। अगर आपको इतना लंबा ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए आपका जो ट्रीज़ है वो बहुत सारे ट्रीज़ को कट करके रेलवे ट्रैक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जा रहा है? इससे फॉरेस्ट डिप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हंटिंग तो ज़रूर आपको पता होगा, हंट करना क्या होता है। पोचिंग क्या होता है कि अगर आप कोई एनिमल्स को मार रहे हो या फिर उससे कुछ यूज़ कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि शीप्स, जैसे शीप्स से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। सिल्क वॉर्म्स से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। हनी बीज से हनी मिलती है। वेल्स से ऑयल मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि पोचिंग, अगर आप एनिमल्स को ऐसे यूज़ कर रहे हैं और उसे पोच कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यूजेस के लिए, वूल्स और फिर सिल्क वॉर्म, हनी, ये सब के यूज़ के लिए कर रहे हैं यूज़, तो क्या होगा? स्पीशीज़ तो धीरे धीरे मर जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या हो जा रहा है? फौनाज एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन? ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ देख सकते हैं ओवर दिया हुआ है, राइट। तो ओवर, किसी भी चीज़ को अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर पे, एक घर के बाहर, हर किसी के घर के बाहर, मैक्सिमम जन के घर के बाहर तुलसी का पेड़ होता है। ठीक है, तो अब तुलसी, अब बहुत जन को ये आदत है कि तुलसी का पत्ता हम हनी के साथ खाते हैं या फिर चाय में डिप करके बनाते हैं तुलसी टी। अब एक तुलसी का पेड़ छोटा सा ही होता है, वो जनरली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है।
अब अगर हर दिन 2 पत्ते या फिर 3 पत्ते हम लेते हैं उससे, तो क्या होता है, तुलसी के पेड़ को टाइम लगता है हील होने में, मतलब फिर से जो लीव्स आते हैं उसे टाइम लगता है। ठीक है, तो 3 पत्ते लिए, 2 पत्ते लिए, तो वो क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे और लीव्स आ जा रहे हैं उसमें। लेकिन अब अगर आप 10-15 लीव्स एक ही बार में निकाल दिए और वो तुलसी के पेड़ में कोई लीव ही नहीं बचा, तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं, जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या होगा इससे वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो सेम हो रहा है कि एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है, चाहे आप फ्लोरा का बात करें या फिर फौना का बात करें, अगर आप शीप का भी बात करते हैं तो उसमें अगर आप उसे रेज़र या फिर कोई भी जो इक्विपमेंट होता है जिससे वो जो उनका वूल होता है वो निकाला जाता है, तो उसे भी तो हील होना होगा ना, उसे टाइम लगता है हील होने में। अब थोड़े देर के बाद अगर उसमें फिर से वूल आते हैं और फिर आप निकालते हैं, फिर होता है, फिर निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो ले पाएगा? नहीं। तो वो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ही विल बी डेड, ही विल डाई, राइट। सो इससे क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमको अगर हम लोग उन्हें ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाते हैं फ्लोरा एज वेल एज फौना। नाउ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। अब एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, आपके घर पे अगर 5 kgs ऑफ चावल लगता है एक महीने में, ठीक है, 5 kgs ऑफ राइस। अब अगर घर पे और लोग आते हैं तो आपको उसे 5 से 10 करना होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर पॉपुलेशन आपको पता है कितने बिलियन है हमारे कंट्री में, अब अगर इतने बिलियन लोगों के लिए खाना चाहिए तो अल्टीमेटली खाना आता कहाँ से है? एग्रीकल्चर करने से, फार्मिंग करने से क्रॉप्स आते हैं। अब उसके लिए इतने बिलियन लोगों के लिए फार्मिंग के लिए जगह भी तो चाहिए, राइट। तो अब जगह कहाँ से मिलेगा? लैंड को और फॉरेस्ट को काटने से। उससे क्या होगा? एग्रीकल्चरल फील्ड और एक्सपैंड होगा। उससे क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट जो है वो कटेंगे, ठीक है। अब फॉरेस्ट कटेंगे तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ट्रीज तो डेफिनेटली कट हो रहे हैं, फ्लोरा तो डेफिनेटली जा ही रहा है, लेकिन उसमें जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं वो भी तो चल जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, ठीक है, उन्हें भी घर नहीं मिलेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड के कारण भी फ्लोराज एंड फौनाज क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं। नाउ पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। अब पॉइजनिंग मतलब तो पॉइजन होता है, और फॉरेस्ट फायर्स क्या होता है? फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है उससे फॉरेस्ट फायर्स कहते हैं। और फॉरेस्ट फायर्स होता कैसे है? अब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, अब गर्मी बढ़ रही है, फॉरेस्ट में क्या हो रहा है? फायर्स लग जा रहे हैं फॉर सम ऑफ द रीजंस। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि अगर पेड़ कटते हैं, आपका घर अगर टूट जाता है तो आप कहाँ जाओगे? आप बाहर ही चल जाओगे, घर से बाहर जाओगे ना, आपके पास कोई घर नहीं रहेगा। और अगर आप कोई घर नहीं बना पाएंगे, आप रोड पे इधर उधर भटकते भटकते कितने दिन जिंदा रहेंगे? इन द सेम मैनर अगर एक एनिमल का भी फॉरेस्ट फायर्स लग जाते हैं और उसका घर जल जाता है तो वो कितने दिन ही इधर उधर रहेगा? ऊपर से हंटिंग पोचिंग तो हो ही रही है, ठीक है। तो इन सब के रीज़न के वजह से क्या हो रहा है? फौनास एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अगर इससे भी ज़्यादा रीजंस आपको पता है कि क्यों, इससे भी ज़्यादा कॉजेज आपको पता है कि क्यों फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहा है, तो यू आर फ्री टू मेंशन इन द कमेंट। आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इससे भी और ज़्यादा और क्या क्या रीजंस होता है जिससे कि फौनास क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, या फिर फ्लोरा एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। प्लीज़ डू कमेंट योर आंसर्स, आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर इट। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो फ्लोरा और फौना जो एक्सटिंक्ट हो गया है, अब उसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसे बचा कैसे सकते हैं? सो पॉइंट नंबर 1 इज लॉज एंड रूल्स टू हेल्प प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन अगर विदाउट कुछ भी बिना सोचे अगर कट करते रहते हैं पेड़, तो क्या होगा? उससे फ्लोरास एंड फौनास डिप्लीट होंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ रूल्स या लॉज इम्पोज कर देते हैं उसमें, तो उससे क्या होगा कि उससे जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है।
नाउ प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो फॉरेस्ट ऑलरेडी बचे हैं उसे तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, उन्हें तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही करने से क्या होगा, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रह रहे हैं, जो वहाँ पे स्पीशीज रह रहे हैं, वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा और बैलेंस रहेगा। नाउ डेवलपिंग प्रोटेक्टिव एरियाज सच एज नेशनल पार्क्स, अब नेशनल पार्क्स, जूज वगैरह बना सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका घर टूट जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो आप अपने रिलेटिव के घर जाते हो, राइट, तो और आप धीरे धीरे अपना दूसरा घर भी बनाते हो, लेकिन अब एनिमल्स तो अपना दूसरा घर बना नहीं सकते, तो अगर हम उन्हें हेल्प करके जो नेशनल पार्क्स है, जो जूज है, सैंक्चुअरीज है, उसमें अगर हम लाके उन्हें रखते हैं, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो सेफ रहेंगे और उससे उनका पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो इससे क्या होगा कि उनका जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा और वो भी सेफ रहेंगे अपने घर पे, ठीक है। सो द एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज कैन बी केप्ट कैप्टिविटी इन प्लेसेस सच एज जूज एंड ब्रेड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, जैसे मैंने समझाया, जूज और सैंक्चुअरीज में उनके लिए एक जो आर्टिफिशियल होम जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम तो जंगल वगैरह में मिलेगा, लेकिन हमें अगर हम उन्हें जूज एंड सैंक्चुअरीज में ला के अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं उनके लिए, तो क्या होगा, उनका जो सिचुएशन होगा उन्हें वो फेवरेबल लगेगा, उससे क्या होगा कि उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा और उससे क्या हो जाएगा, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है, जिसका बहुत ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट हो जाने का, वो नहीं होगा और उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज भी होगा धीरे धीरे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है कि जैसे हम किसी किसी के घर के पास में झाड़ वगैरह होता है, जंगल होता है, श्रब्स होते हैं, दैट इज़ नॉट फॉरेस्ट बट दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब जंगल वगैरह होते हैं वो अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये 3 डिवाइड किए गए हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को। अब व्हाट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है, इससे आप ना ही कट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता है, ना आप उधर जा सकते हैं, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जैसे सुंदरबन वगैरह है, आपके सुंदरबन में जाते हो देखने के लिए लायंस वगैरह को और वहाँ के पेड़ काटते हो, नहीं, तो ये सब क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज अ मोस्ट वैल्यूएबल, जो बहुत ज़्यादा उनका जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ है, फ्लोराज एंड फोनाज है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, इसीलिए क्या है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसीलिए क्या होता है, उन्हें रिजर्व कर दिया गया है। नाउ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, ये ऑलरेडी डिप्लीट हो रहे हैं तो इसे प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि ताकि और आगे डिप्लीट ना हो। जैसे मैंने कहा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्या करना चाहिए, सैंक्चुअरीज, जूज में रखना चाहिए ताकि वो और एक्सटिंक्ट ना हो जाए। सेम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर देना चाहिए ताकि आगे वो और डिप्लीट ना हो और उनका जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो जाए। नाउ अनक्लास्ड फॉरेस्ट, नाउ व्हाट इज़ अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में सारे जो पेड़ पौधे छोटे मोटे होते हैं इधर उधर वो आ जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट का भी कुछ कुछ होता है और नॉर्मल ह्यूमंस का भी हक रहता है उसमें। उससे आप पेड़ अगर चाहो, अगर आपको पेपर चाहिए या फिर डाइस चाहिए या फिर फ्रूट्स वगैरह चाहिए, ये सब जगह से ये जो फॉरेस्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट से आप उससे ले सकते हो। सो आज हमने डिस्कस किया किस बारे में, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन के बारे में और उन्हें कैसे बचा सकते हैं, मेजर्स, उस मेजर्स के बारे में, और मैंने ये भी कहा कि अगर आपको और ज़्यादा पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। और अगर इसके बाद एक होता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, उसमें जो है क्योंकि ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रही है सो मैं इसे स्ट्रेच नहीं करूँगी,
लेकिन अगर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट आपके नॉलेज के लिए अगर है तो मैं इसलिए ये जो पॉइंट्स है ये बता दिया मैंने, क्योंकि आपका नॉलेज ताकि बढ़े, आपको इस बारे में पता चले। और इसके बारे में जो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जो है, हमारे कम्युनिटी में भी बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे कि आपने ज़रूर चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या होता है, बीच बचाओ आंदोलन क्या होता है, ये सब अगर आप बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज को, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि जो ये है बीच बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये किसने स्टार्ट किया है, ये सब इम्पॉर्टेंट है फॉर योर जनरल नॉलेज। सो अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।